नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने कल बताया था, यूपी की राजनीति का क्या होने वाला है, सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे क्या कहते हैं, क्या वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, यूपी का विभाजन जो है उसकी संभावनाएं क्या है, कब तक विभाजन होगा, इन सब चीजों पर बड़े ही सटीक तरीके से आचार्य जी ने आप लोगों को जो है जानकारी उपलब्ध कराई। और आज जो हम बात करने वाले हैं आचार्य जी के साथ, वो है सबसे पहले तो आज हम जानेंगे कि आज का जो दिन है क्या विशेष है आज के दिन में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की राजनीति की, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो वहां के भविष्य का क्या होने वाला है, कौन वहां का सीएम बनेगा, क्या वहां के सितारे कहते हैं, इस पे हमारी आज चर्चा रहने वाली है। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हम अपना जो भी काम है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, जो पैगाम है आप लोग पहुंचाते रहेंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जी आचार्य जी। आचार्य जी सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं कि आप थोड़ा सा दर्शकों को आज के दिन की जो विशेष महत्ता है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन कर दीजिए। निश्चित, जो आपने कहा है वो मैं करता हूँ। दोस्तों, आज 27 तारीख है, 27 जून 2021। आज का दिन रविवार है, सूर्य दिवस कहलाता है ये। और आज महाराजा रणजीत सिंह, जो भारत के शेर कहलाते थे, महाराजा रणजीत सिंह का स्मृति दिवस है। हम उनको प्रणाम करते हैं हृदय से कि वो हिंदू सम्राट हैं जिन्होंने पंजाब की धरती को अपने लहू से सींचा और ऐसे शासक रहे कि जिसके अंदर हिंदूवादी लोग फले फूले और समाज के लिए बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अलावा आज अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग दिवस भी है। कहते हैं कि आज के रोज ही छोटे उद्योगों का सरकारीकरण हुआ। सरकारीकरण का मतलब सरकार ने उनको ले नहीं लिया, लेकिन सरकार का सहयोग भी सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को आज से मिलने लगा। और संसार में जो हमारी जो केंद्रीय बॉडी है जिसके अंदर सारे देश जुड़े हुए होते हैं, जिसे यूनियन नेशन बोलते हैं, उसने आज के दिन को लघु उद्योग और मध्य उद्योग के नाम लिख दिया। यह है आज का दिन। और साथ में आज विश्व मधुमेह यानी कि शुगर जागृति दिवस है। अर्थात शुगर क्यों होती है, हमारी क्या कमियां हैं, वो लोगों को बताई जाए और उनको उसके प्रति जागृति पैदा की जाए कि आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपको शुगर नहीं होगी। आप तनाव कम लेंगे तो भी शुगर आपको नहीं होगी। अगर आपके अंदर ज्योतिषीय कंटेंट है, माता पिता से चला आता हुआ शुगर है, उसको हम कैसे दूर रख सकते हैं, उसके लिए शुगर दिवस की जागृति दिवस के रूप में मनाने की आज परिकल्पना की। क्योंकि संसार में आज लगभग 32% लोग शुगर के पेशेंट हैं। जी, ये स्थिति आज संसार की है, जिसके अंदर मेरे साइज के लोग सबसे ज्यादा है, मोटे लोग। जी, तो ये स्थिति है। जागृति से हम लोग शुगर का बचाव कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया। इसके अलावा आज भगवान कुबेर और माता गौरी के पूजन दिवस से आज तृतीया भी है। और आज 3:54 पे चतुर्थी आ जाएगी। तो आज रात को भगवान श्री गणेश की पूजा करने से और चंद्रमा को अर्घ देने से भी हमारे गृहस्थी को लाभ होगा। लेकिन आज के रोज चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ये भी एक हमारे जो वैदिक पुराण है उसके अंदर लिखा हुआ है। ये आज करते हैं। जी आचार्य जी। आचार्य जी अब हम दर्शकों को ले चलते हैं। जैसे कल हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत की, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। आचार्य जी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं उत्तराखंड में भी, और जिस तरीके से भी देखा गया, जो अभी के प्रेजेंट वहां के सीएम हैं वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, वो एमपी है। तो आने वाला जो उत्तराखंड में इलेक्शन है, एक तो वहां बीजेपी के सितारे क्या कहते हैं, क्या बीजेपी की दोबारा वहां सरकार बनने जा रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये कितना संघर्षपूर्ण रहेगा, क्या उनके सितारे कहते हैं।
और क्या दोबारा से तीरथ जी के ही सीएम बनने की संभावनाएं हैं? उनके सितारे क्या कहते हैं? क्या दोबारा वो सीएम चुने जाएंगे? दोबारा उनको ये मौका मिलेगा? सरकार साहब, आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। जी न बोलते बनता है और न छुपाते बनता है। जी कल मैंने माननीय तीरथ सिंह रावत की कुंडली देखी थी। जी उनके ही किसी परिचित ने मुझे उनकी कुंडली भेजी थी। और सर, आपको शायद कानून का पता हो, जिस चुनाव में 1 साल का वक्त रह जाता है वहां पर एमएलए के लिए चुनाव नहीं हो। जी आपकी नॉलेज में भी होगा वैसे। तो दुविधा है, और 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं वो एमएलसी के लिए आ सकते हैं, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। और वो, लेकिन उनकी कुंडली बताती है कि तीरथ सिंह रावत एक बहुत ईमानदार, दिल से बहुत अच्छे और संवेदनशील व्यक्ति। 1964 का उनका जन्मदिन है, 1964 का। 1964, मैं उनकी सही डेट और बर्थ नहीं बता सकता, उसके लिए मैं बाउंड हूं। तो दूसरी बात यह है कि उनकी जो कुंडली है जी पर मैं जरूर प्रकाश डाल देता हूं कि वो, आप अगर किसी से मालूम भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने सरल और नेक इंसान है। और मैंने जब उनकी कुंडली बनाई थी तो मुझे उनका जो मैं उनका देख रहा था अभी, उनका जो लगन है वो कन्या है और राशि उनकी कुंभ है। जी और जहां तक मेरा कहना है कि मिडवे निकलेगा, रास्ता निकलेगा बीच का, और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। जी बीजेपी की स्थिति वहां अच्छी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी बुरी नहीं है। जी लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति उत्तराखंड में कुछ हमदर्दी है। इसके पीछे हरीश रावत जी, जिनकी कुंडली भी मेरे पास है, मैंने देखी है, मुझसे अक्सर वो बात करते हैं, उनकी भी कुंडली देखी है। लेकिन मुझको लगता है थोड़ी परेशानी के बाद तीरथ सिंह रावत के फेवर में ये फैसला होगा। जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अलग बात है, लेकिन वो रिटेन करेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहां पे जो फेस होगा वो मोदी जी का फेस होगा। जी इसका बेनिफिट मिलेगा उत्तराखंड में भाजपा को, लेकिन पहले से कम सीट हो जाएगी। पहले से 2-3 सीट कम आएंगी उनकी, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिएगा। तो उत्तराखंड में भाजपा वर्सेस कांग्रेस का चुनाव होना है। आपके होने से, वहां पर पहुंचने से कहीं ना कहीं गठबंधन की स्थिति बनेगी या बंदरबाट होगी, तो भी भाजपा को लाभ उसका पहुंचेगा डायरेक्ट। जी तो जो किससे खुल के आ रहे हैं, आज तक चोरी या किसी भी माल के अंदर हड़पने का भाजपा के ऊपर मुख्यमंत्री काल में चार्ज नहीं लगा। ये तो लगा है कि मुख्यमंत्री सीधा है, बेवकूफ है, या कुछ जी भी बोल देता है, लेकिन ये नहीं लगा कि वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और यही चीज सबसे बड़ी होती है। जो खनन के पट्टे हैं, जो शराब माफिया है, जो दूसरी चीजें हैं, वो भाजपा उसके अंदर बेदाग है। इसका फायदा भाजपा को होगा। कोरोना काल जी में भी बिल्कुल उत्तराखंड ने अच्छा किया है, उसका श्रेय भी भाजपा को जाता है। इसके अलावा जो वहां पर अभी कुछ समय पहले आपदा आई थी, वो भी भाजपा को लाभ जाता है उसका। तो कहीं ना कहीं समीकरण, हालांकि हमारे देश की जनता बहुत जल्दी भूल जाती है सब कुछ, वो 2-3 महीने बिल्कुल पहले ही याद रखती है, बाकी सब भूल जाती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जाता है। और आपको पता होगा शायद, उत्तराखंड के अंदर 30% सैनिक रहते हैं। जी जितनी हमारी सेना में है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग वहीं के हैं। और उनका बिल्कुल परिवार 30%, वो और उनका परिवार मिला के 30% लोग सेना से हैं। बिल्कुल तो उसका बेनिफिट भी उनको जाता है, क्योंकि सेना के लिए काफी कुछ किया है। हम्म तो ये स्थिति है। उत्तराखंड में भाजपा को काफी अच्छे चांस मिलते हैं मेरी निगाह में, और ज्योतिष भी यही कहता है। और अगर चुनाव होते हैं अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल जी मई के बीच में, उसके अंदर आधा जून भी ले लीजिए, तो भाजपा निश्चित तौर से वहां विजय। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी नहीं कह सकूंगा,
क्योंकि इसके अंदर अभी और भी नाम जुड़ेंगे। अनिल बलूनी जी का भी नाम आएगा इसके अंदर, अजय टमटा का भी नाम आएगा इसके अंदर, और अजय शर्मा जी का भी नाम आएगा इसके अंदर। एक दो और नाम भी जुड़ेंगे जो रेस के अंदर शामिल होंगे। इसकी गुड्डी कहां पड़ जाए ये अलग बात है। रही बात ऐसी कि तीरथ सिंह रावत इस समय एमपी है, और अभी तीरथ सिंह रावत की जरूरत हमारे राज्यसभा के अंदर भी पड़ने वाली है, लोकसभा के साथ साथ, क्योंकि सीट खाली होने का दबाव भाजपा पे पड़ेगा। कई एमपी मरे हैं, कुछ और भी नुकसान हुआ है, तो उसका दबाव भी है। तो अभी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, कुछ समय के बाद शायद वो सब कुछ होगा, तो उसका प्रभाव आपको उत्तराखंड पर देखने को मिले। जी। अभी बरसात का मौसम है, अभी वहां कुछ भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, वो सरकार के खिलाफ जाता है, जबकि सरकार कोई हादसा नहीं करने वाली। लेकिन उनकी ईमानदारी का सिला उन्हें मिलेगा, और शनि उनका बहुत मजबूत है। पूर्ण काल दोष है उनकी कुंडली में, और भारत की सत्ता पे जिसने भी पूर्ण काल दोष वाला बैठा है, उसने पूर्ण काल शासन किया है। नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक, और इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी तक, जिन्होंने शासन किया उन्होंने पूर्ण रूप से शासन किया, एक मत होकर शासन किया। मोदी जी का भी आंशिक काल दोष है। तो आप कह सकते हैं इस बात के लिए कि जो चुनाव होना है उसके अंदर तीरथ सिंह रावत मुखिया होंगे। जी आचार्य जी, बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो आम आदमी पार्टी के सितारे क्या कहते हैं, क्या अपना खाता खोल पाएगी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी, लेकिन क्योंकि अभी आपने देखा होगा पंजाब में उन लोगों ने क्या किया, क्या हुआ। जी जी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी उन्होंने कोशिश की, मध्य प्रदेश में भी कोशिश की, लेकिन क्या है, नेतृत्व कमजोर है। वो भागना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कमजोर नेतृत्व है। दूसरी बात और है, ये देशभक्त लोग नहीं, अपने आप को ये कुछ भी करें। और उत्तराखंड में आज भी आबादी 95% हिंदू आबादी है जी। और चुनाव जो होते हैं वो आबादी के हिसाब से होते हैं। आपने वहां देख लिया बंगाल में कि वहां पर जहां मुस्लिम थे वहां मुस्लिम विधायक जीते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जहां 35% वोट थी, जहां 35% मुस्लिम थे, वो वोट सीधी सीधी ममता जी को गई। तो वो बात है, वो वहां जाती है बात की बात। हालांकि धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम बहुमत जा रहा है, बढ़ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे। जैसे आप कहिए कि किसी को इंजेक्शन लगाया तो धीरे धीरे उसका विष अंदर जाता है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी सरकार गौर कर रही है, नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अपना बाहुबल को बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, गंगा को खराब कर रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, वो सब चल रहा है वहां पर। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे कि सीएम तीरथ सिंह रावत की बात अभी आपने बताई, सारी चीजें उनके सितारों के बारे में बताया, बयानबाजी से उनका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहा है, एक रिश्ता रहा है। हम देखते हैं अक्सर बयानबाजी के चक्कर में विपक्ष के द्वारा भी काफी घेरे गए। पीछे उन्होंने महिलाओं को लेकर भी कुछ बयान कर दिया था, जिसका काफी विरोध भी हम लोगों ने हमें देखने को मिला। तो क्या मतलब कुछ सितारों में ऐसा रहता है कि कभी कभी बीच बीच में इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं? इसको बोलते हैं सफगोई। जी। मैं अपने घर की महिला से कहूं कि कपड़े ढंग से पहन के जाओ, जी, अपने स्टेट की महिलाओं से कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? आपके परिवार का मुखिया अगर उन्होंने कहा कि भाई कपड़े ढंग से पहनो, तो शायद उन्होंने गलत तो नहीं कहा होगा। या उन्होंने कहा है कि आपके पास आपके बाप की हैसियत 10,000 का मोबाइल दिला रही थी और आप 50,000 का मोबाइल खरीद के घूम रही हैं, क्या गलत कह दिया? क्या वो आपके परिवार का मुखिया नहीं है? किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, क्या उस परिवार का मुखिया नहीं होता? क्या वो प्रदेश में सभी का नहीं होता? वो क्या वो किसी एक पार्टी का होकर रह जाता है? अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा, कंटेम्प्ट नहीं करूंगा। कारण आजकल तो जैसे फिल्मों का जो अपनी हीरोइनें होती है, उनका जो एटीट्यूड है, जो उनकी सितारों की गरिमा है, वो किस स्तर तक आ गई है आपको पता है? कैसे कपड़े पहनती है, कैसे स्टेज शो करती है, क्या क्या करती है। मैंने तो अभी पीछे एक ऐसे कपड़े पहने हुए एक नारी को देखा जो बहुत बढ़िया फिल्मी हीरोइन है, जिसके अंदर से बाहर तक का सभी कुछ दिखाई दे रहा था, ट्रांसपेरेंट था। जहां हम जिस पिक्चरों को अपने परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते, क्या ऐसी पिक्चरों को देखने से हमारा मन में विकार पैदा नहीं होगा?
अगर नहीं होता है तो फिर हमारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का ये कहता है, वो हमारा मुखिया है। आज जी अगर वो भाजपा से जुड़े हुए, तो अगर ममता जी ये बात बंगाल में कहें कि आप लोगों को तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, तो क्या ममता जी को कभी उल्टे सीधे कपड़े पहने देखा है क्या आपने? जयललिता जी को कभी उल्टे सीधे कपड़े पहने देखा आपने? इंदिरा जी को कभी गंदे कपड़े पहने देखा? या सोनिया जी को देखा? पुरानी बात छोड़ दी सोनिया जी की, अब तो वो बहुत गरिमा रहती है। स्मृति ईरानी हीरोइन रही, वो कैसे कपड़े पहनती है? जो टॉप हीरोइने हैं, जो राजनीति में आ गई, वो कैसे कपड़े पहनती है? हमारा समाज क्या कहता है? अभी मोदी जी ने एक बात कही कि अब जो हम लोगों को ऐप बनाने चाहिए, दूसरी चीज उसके अंदर नेशनल लेवल के ऊपर बनाना चाहिए, हमारे देशभक्ति वाले चीजों को लाना चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा? अगर हम बच्चे को बचपन से समझाएंगे कि यार तुम देशभक्त बनो, तुम तरीके से रहो, तुम बड़ों का सम्मान करो, तो निश्चित तौर से उनके अंदर सब कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा ना सर। बिल्कुल सही बात। फिर सब लोग प्रचारक रहे हैं, जितने भी है मुख्यमंत्री, सब प्रचारक रहे हैं। आप इनके बारे में जानिए, सब जनता से बचपन से जुड़े हुए हैं। जो उन्होंने समाज के अंदर कमीनापना देखा, जो कमियां देखी, वो उन्होंने मुंह से बोल दिया। अब मीडिया है, मीडिया को तो कुछ चाहिए भाई साहब, आप 24 घंटे दिखाते हैं टीवी पर। कोई मैं आपके लिए अकेला नहीं हूं ना, 24 घंटे में आपको कुछ ना कुछ सामान चाहिए। एक आप विवाद उठा लीजिए, 10 दिन तक आपका चैनल उसको दिखाता रहेगा लगातार। जी तो आप उसको खींचिएगा नहीं, उसको फिर हम लोग नाम देते हैं फेक मीडिया का। अभी मनोहर लाल खट्टर पे भी एक बार विवाद आया था, उन्होंने जी भी कह दिया था कई बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 1951 में ये बात कही थी, तब तो विवाद नहीं हुआ, उन्होंने तो ठीक कहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने जब कहा था तो विवाद नहीं हुआ, तो उन्होंने सही कहा था। अब ये विवाद क्यों? क्योंकि पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी सामान चाहिए, उनको भी उस्काने की राजनीति चाहिए। देश शांति के साथ ना चले, उनको उसके लिए बवंडर करने को चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं किसी पार्टी जी का व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और ना ही आगे जुड़ने वाला हूं। आचार्य जी, यूथ की जो बात आपने यहाँ पे कही, जैसे अभी तीरथ सिंह रावत के हमने बयानों की बात करी, जो महिलाओं को लेकर उनका बयान आया था, कपड़े पहनने को लेकर आया था। समानता की बात आजकल महिलाएं करती है कि भाई जब संविधान से अधिकार मिला हुआ है, कुछ भी पहन सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें हम कर सकते हैं, हमारे ये अधिकार है। तो जब जिस टाइम पे हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार महिलाओं को सशक्त करने में लगे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजियों से थोड़ा बचना भी चाहिए? आपने किस समानता की बात कर रहे हैं? हम और महिला समान कैसे हो सकते हैं बताइए? हर दृष्टि संविधान से। तो संविधान संविधान तो छोड़ दीजिए, अधिकार आई दे डोंट रहा है। बिलीव इन, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे हिंदू धर्म और संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जी संविधान पढ़ने के लिए संविधान विशेषज्ञ है। हमारे जी देश के अंदर महिलाओं का सम्मान पुरुषों से हमेशा ज्यादा रहा है और हमेशा ज्यादा जी रहेगा, इसको भूल नहीं सकते आप। बिल्कुल एक महिला बिल्कुल। दो घरों की मालकिन होती है, वो अपने पिता के घर की मालकिन होती है, वो अपने ससुराल के पक्ष की मालकिन होती है। कैसे हो सकता है महिलाओं के सम्मान में? कैसे आप बात कर रहे हैं? महिला हमारे बराबर की नहीं हो सकती कभी भी। आप में किसी महिला से हाथ मिलाते हैं क्या? हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, जी जी लगा के नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो श्री का नाम पहले जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। आप कैसी महिला हमारे बराबर की कैसे हो सकती है? महिला तो मस्तक पे बैठती है। हम लोग गधे हैं जो उसका सम्मान नहीं करते। और जिस घर के अंदर महिला का सम्मान नहीं होता, वहां से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। नोट कर लीजिएगा, जिस घर के अंदर लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाया जाता है, घर की महिला पे हाथ उठाया जाता है, पत्नी पे हाथ उठाया जाता है, वो घर दरिद्रता का शिकार हो जाता है। हम महिला के बराबर नहीं पहुंच सकते। महिला 9 महीने अपने पेट के अंदर बच्चे को रख के जन्म देती है, उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं आप? हमारी ये महिला की हमारी औकात नहीं है महिला के सामने बैठते। अगर 50 बिल्कुल पुरुष बैठे हो, एक महिला अगर वो हो, 50 के 50 पुरुष सुधर जाते हैं। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? बिल्कुल। महिलाओं का बहुत दर्जा हमारे देश में बहुत ऊपर है, हम वहां कहीं भी नहीं पहुंचते। बिल्कुल, बहुत जब बहुत कभी बेहतरीन। जब राजाशाही थी, महिला दरबार के अंदर अपने महाराज के बराबर में बैठ के शासन करती थी। जी पता है आपको, राजा राम के साथ सीता मैया बैठी हुई थी बराबर में, कृष्ण के साथ रुक्मणी जी बैठती थी, विक्रमादित्य के साथ उनकी पत्नी बैठती थी।
लेकिन विदेशी पत्नी थी जो पत्नी की डेथ हो गई थी इंजेक्शन जहर का देने से, उसकी वो बैठती थी, उसके जी बाद नहीं बैठी उनके साथ कोई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर बेहतर जवाब आपने आचार्य जी दिया, और साथ ही काफी बेबाक तरीके से आपने इसका जो है आज जवाब आपको भी हंसी दिया। आ रही होगी, मेरी बात पे हंसी आ रही होगी, लेकिन मैंने सच बताया। नहीं नहीं नहीं, ये हमें भी आचार्य जी लगता है ये बातें कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज के यूथ को हम देख रहे हैं, तो आज के यूथ को कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं महिलाओं के प्रति जो क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस ज्ञान का नहीं होना, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है। वो जो आज आपको संस्कार है वो घर से ना मिलना आज की युवाओं को, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये बात नहीं जानते। वो समानता की रेस में आगे बढ़ रहे, वो नहीं जानते कि महिला का कद पुरुष से भी बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ हमेशा से ये कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं भगवान का वास होता है। नारी को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है, नारी को हमेशा देवी रूप में पूजा गया है। तो ये नारी को बात उच्च आपने कभी स्थान नहीं, बेबाक नारी तरीके को से कही। उच्च स्थान नहीं, सर्वोत्तम स्थान मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दिल की एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, जी नारी नारी की दुश्मन है, आज तक कोई पुरुष नारी का दुश्मन नहीं बना है। अगर किसी लेडी के 3 लड़कियां हो जाए तो जी उसकी सास उसके गले में नकेल डाल देती है। जबकि जी आपको बता दूं, स्त्री धन की प्रतीक है जी और पुरुष संतान का प्रतीक है। जी मेडिकल साइंस भी यही कहती है। जी बहू यानी कि लक्ष्मी घर की, वो संतान की प्रतीक नहीं है। हम कहते हैं तूने बच्चा पैदा नहीं करा, दे तो अपने, वो तो वहां से अपने घर से बच्चा थोड़ी लेके आती, जी बच्चा तो ससुराल में आके होता है। अपने जी बेटे की अपना कराओ ना, डॉक्टरी कराओ, और उससे जी भी अगर वो सही नहीं उतरता तो संजीव अग्रवाल से मिलो। क्या हो जी गया इसमें? संतान होगी, मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 90 केस फुलफिल होते हैं, संतान होती है। जी तो ऐसा नहीं है, स्त्री स्त्री होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत बेबाक अंदाज में आप हर सवाल का जवाब देते, समाधान तो आप बेहतर देते, भविष्यवाणी भी सटीक करते, साथ ही साथ हर चीज का इतना बेबाक अंदाज में आप जवाब देते। दर्शकों को ये बहुत पसंद आ रहा होगा, और आज दर्शकों ने भी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जाना होगा, क्योंकि टॉप स्टोरी न्यूज की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम लोग देश हित में, समाज हित में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे, और सभी लोगों को ये करना चाहिए। देश हित में, समाज हित में कुछ ना कुछ आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश का मान सम्मान बढ़े, आपके समाज का मान सम्मान बढ़े, आपके घर का मान सम्मान बढ़े। इन सब में देश हित आपका सर्वोपरि होना चाहिए। आचार्य जी, आज के जो कुछ सवाल है हमारे आए हैं, आशीष जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। आशीष जी का जन्म दिल्ली में हुआ है, 10 सितंबर 1989 में उनका जन्म हुआ है, सुबह 12:30 पर। वो पूछते हैं कि उनका जो है कारोबार कब उन्होंने तक बेहतर हो पाएगा। नहीं, दोबारा डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। 10 सितंबर 1989। टाइम? टाइम 12:30 दिन का। जी, क्या क्वेश्चन किया सर, बताएं। ये पूछते हैं कि कब तक इनका कारोबार बेहतर हो पाएगा। देखिए, पिछले 1.5 साल से तो आपको पता है कोरोना की वेट पूरा देश चढ़ गया है। 1.5 साल से जी मान लीजिए, या 16 महीने से मान लीजिए, ये तो अपनी जगह बात है। असल में इनके साथ बहुत बड़ी कमी है, किसी का यकीन नहीं करते, जबकि जी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और कभी जी भी ये कड़वा बोल जाते हैं अपने ग्राहक से, या अपने जो इन्हें माल सप्लाई करता है। और इनका समय 24/1/2020 से सही हो चुका है, मगर जी चौथे घर के अंदर राहु होने की वजह से इनको उतनी लाभ नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। इनका वृश्चिक लगन है इनका, और वृश्चिक लगन की जो स्थिति होती है, बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं वृश्चिक लगन की, और हर चीज को क्रीज, अपनी क्रीज के अंदर महसूस करते हैं। धनु राशि, लेकिन शनि के साथ बैठ जाने से ये विष योग बनाता है, और गुरु इनका अष्टम हाउस के अंदर है। इनकी शिक्षा ठीक हुई होगी, लेकिन इनके साथ ये है, ये ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिरते हैं। इनका सूर्य जो है वो केतु से पीड़ित है। जी इन्हें अपना सीधा कान बिंधवा लेना चाहिए, उस पर सोना पहन लेना चाहिए रविवार के दिन। उसके बाद से जी इनका कारोबार हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, घटेगा नहीं। और ये 24 अगस्त 2021 से इनका कारोबार सही शुरू हो जाएगा। जी जी आचार्य जी,
तो आशीष जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं आप उन उपायों को करिए। निश्चित ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आपके कारोबार में जो है बढ़ोतरी होगी। आचार्य जी, समय हो गया है आज का राशिफल, आज का भविष्यफल दर्शकों का बताने का। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज दर्शकों को बताएं कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन हम जरूर बताने जा रहे हैं आपको, और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को इसका लाभ पहुंचे। आज के दिन माता गौरी और कुबेर जी की पूजा का है। आज जब सूर्य निकला तो 6 बजे सुबह, तो उस समय तृतीया तिथि थी और 3:54 तक तृतीया रहेगी, उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी। आज आपका चंद्रमा मकर का रहेगा और आपकी राशि मिथुन सुबह 6 बजे की रहेगी। श्रवण नक्षत्र आज का है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, अर्थात आज के दिन के ऊपर रविवार के दिन चंद्रमा का कब्जा रहेगा। और आज रात का चंद्रमा देखना भी एक विष योग के समान है, क्योंकि चौथ का चंद्रमा देखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता जी। स्थिति ये है कि आज जन्म लेने वाले बच्चों का पेट अक्सर खराब है। आज रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों का पेट अक्सर खराब रहेगा और अपने चलाने वाले बच्चे होंगे, जिद्दी होंगे। जब हम राशि की बात करते हैं तो मानिए कि आज हम शुरू करते हैं पहली राशि से, मेष राशि से। आज का दिन आपका अच्छा है। जी। दौड़ने, भागने, घूमने फिरने और अपने काम को पूरा करने का दिन है। अपने समय को जाया मत जाने दीजिए, खराब मत जाने दीजिए, उसका उपयोग करिए। हर दृष्टि से आज आप मनोरंजन भी करेंगे, परिवार को भी समय देंगे और अपने काम भी बहुत सारे निपटाएंगे। जिन शहरों में लॉकडाउन है उनके लोग समझ सकते हैं मेरी बात, उनको कितनी पॉजिटिव लगती है। उनके ऊपर ये बात शायद लागू ना हो, तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, टेलीफोन पे काम करिए, तो भी आपको लाभ होगा। आती है वृषभ राशि, स्वामी शुक्र है। आज का दिन आपका अच्छा है। थोड़ा तनाव सुबह के वक्त रह सकता है 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद पूरा दिन आपके फेवर में होता चला जाएगा। जो आपके कोई अनुबंध है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपके और दूसरे काम है, उसके अंदर आपको पॉजिटिवनेस नजर आएगी। हाल तो वैसे तो 3-4 दिन से आपका समय अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आज के दिन की बात कर रहा हूँ। थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनकी परेशानियों को देखिए, और उससे आपको मन को भी शांति मिलेगी और आपके बच्चे भी खुश होंगे। मिथुन राशि के लिए आज का दिन लगभग अच्छा है, लेकिन काम धीमे होंगे। किसी भी कागज के ऊपर दस्तखत करने से पहले आप उसको पढ़िए। अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाके आप भोजन भी कर सकते हैं। मगर अगर आप शिक्षा कर रहे हैं तो आज आपका मन उचाट रहेगा। जी। आपको आज श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर मौका लग जाए तो दुर्वा गणेश जी पे चढ़ाएं, तो आपका जो रुका हुआ काम है वो बनने लगेगा। ऐसा आज का दिन है। आप अगर हो सकता है तो आज आप माथे के ऊपर चंदन का टीका लगाएं, तो भी आपको लाभ होगा। आती है कर्क राशि, रुका हुआ दिन है, मगर जो आपके बहुप्रतीक्षित काम है वो बनने का योग है। कहीं आपको छोटी यात्रा पे जाना है तो आप जा सकते हैं। कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर बहुत दिनों से विघ्न आ रहा है, वो कर सकता है। किसी नए अनुबंध के ऊपर आप दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन दूसरों पर विश्वास करने से पहले आपको सभी चीजें आगे पीछे से सोच लेनी चाहिए कि आपको विश्वास कितना करना। सिंह राशि है, सिंह राशि मध्यम है। सुबह से दोपहर तक तनाव रहेगा, 2 बजे के बाद से आपको लाभ होता शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा, रात आपकी बहुत अच्छी बीतेगी। अगर किसी के प्रणय संबंध बन रहे हैं तो उसको भी लाभ होगा। कहीं रिश्ते की बात चल रही है, उसको भी लाभ होगा। आपके और आपके बच्चों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। कुछ सुबह के वक्त कुछ मीठा खाइए, उससे आपको लाभ होगा। जी। अगर सिंह राशि वालों ने किसी से कोई वायदा किया हुआ है, कोशिश उसको एक दिन टालने की करें, तो वो आपको लाभकारी है। आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध की जो स्थिति है वो अच्छी है। आज जो सुबह 6 बजे का बुध है वो राहु के साथ 12वें घर में है। तो आप समझ सकते हैं, जब 12वें घर के अंदर बुध होता है तो अपने कर्म को छोड़कर दूसरों के कर्म में टांग अड़ाता है। बुध का जो काम होता है बुद्धि और कॉमर्स का होता है, लेकिन राहु के साथ बैठ जाने, राहु उसका परम मित्र है और वो बैठा हुआ है अपने मित्र शुक्र की राशि पर, वृक्ष राशि पर। तो थोड़ा सा काम तो आपके बनेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको बांध रखा है। जी। आप अपने विवेक से सारे काम कर सकते हैं। आपका दिन मध्यम रहेगा।
अपनी पत्नी के साथ समय बिताइए, आपका दिन थोड़ा बेहतर होता चला जाएगा। आता है तुला राशि। जैसे मैंने बताया था कि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये दिन आज का आपका अच्छा है। भगवान सूर्य देव को आज सुबह जल चढ़ाइए, अगर हो सकता है तो चावल भी चढ़ाइए। उसके बाद कुछ मीठे से शुरुआत करें, उसके बाद आपका दिन ठीक होगा। अगर आप कहीं जी जाने वाले हैं तो आप बिल्कुल होकर आइए। अगर आपके मन के अंदर कोई संकोच है तो उसके निदान के लिए अपने मित्र से सलाह ले, उसके बाद आपका दिन अच्छा होता चला जाएगा। इसके बाद आता है आपका वृश्चिक थोड़ा रुकावट दिन है। कोई भी नए दस्तखत करने से, कोई भी नए अनुबंध करने से पहले उस पर ठोस विचार के प्रोग्राम बनाइए। आप बहुत ऊर्जावान हैं। आप खाली बैठने के बाद अपने आप को बोर महसूस करते हैं, तो मैं तो कहूंगा सुबह घूमने की आदत डालें और अपने काम को तेजस्वीता के साथ करें। आप अपने हर दिन को निकाल ले जाएंगे और आपका दिन फिर खुशगवार होता चला जाएगा। जिन लोगों को नए अनुबंध मिलने हैं उन लोगों को लाभ होगा। जिन लोगों को कानून का विचार करना है वो अपने कानून के हिसाब से कार्य करें, तो सोमवार के दिन उनको कानून के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आती है धनु राशि। धनु राशि आज विचारणीय दिन है। आपके जो बहुत दिन पुराने काम है आज वो आप निपटा सकते हैं। अपनी जेब का ख्याल रखिए, जेब ना कट जाए, इसलिए पैसे कम लेके चले रास्ते के लिए। अपने घर के अंदर कोशिश करें तली हुई चीजों का आज रुकावट डाले। हो सकता है थोड़ा बेसन का कोई चीज आप भोजन के अंदर ले, उससे आज का आपका दिन अच्छा होगा। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। जो लोग सर्विस के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा दिन है। कुल मिला के जो आज का दिन है आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी की अपेक्षा करता हूँ। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। थोड़ा तनाव का समय तो पिछले 24/1/2020 से चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तनाव कम होता जा रहा है आपका। और जो अभी 2-3 दिन पहले 24 तारीख गई है उसके बाद काफी आराम आपको मिला है और अब आपका दिन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो आपके पुराने कष्ट चले आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपका व्यापार चलने लगेगा। आपकी जो हानियां हुई हैं वो लाभ में बदल जाएगी। आपको अपने सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने उस ऑफिस की, अपने दुकान की, अपने घर की, और अपना दोबारा से अपने रनवे पे दौड़ना शुरू करिए। निश्चित तौर से आपका फलित होगा और अच्छा होगा। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहा। इसके अतिरिक्त अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, लेकिन ये राशि दौड़ रही है। आप भी इस राशि के साथ दौड़ना शुरू करें। जिन बच्चों के रिश्ते रुके हुए हैं वो भी अपनी तैयारी करें। जो लोग परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को ठंडे पानी को छोड़ना पड़ेगा जी। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, उनके गले के अंदर विकार आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने लंग्स का ध्यान रखिए, अपने कफ का ध्यान रखिए और कोशिश करें रात को सोते हुए गर्म पानी पिए। उससे आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और रात भी बहुत सुहानी रहेगी। आपके लव अफेयर्स अगर चल रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिल सकता है। अब आती है मीन राशि। गहरे पानी में जाने से बचे, ऊंची छत पे जाने से बचे। आज का दिन छोटी मोटी यात्रा का है। अगर छोटी मोटी यात्रा करते लाभ होगा, लेकिन लंबी यात्रा है तो उसे टाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपका जो चक्र चल रहा है वो बहुत सिंपैथी गेन करने वाला है। अगर आपके बड़े किसी बीमारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो आज यदि उनका आप इलाज कराना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों के पैर में दर्द है उन लोगों को भी आज आराम मिलने के चांस है और आज से आगे के लिए आराम मिलने के चांस है। जिन लोगों के पैर में चोट लगी हुई है, अक्सर चोट लगती है, उन्हें अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला सोमवार को डाल लेना चाहिए। उससे भी आपको बहुत लाभ होगा और आपके पैरों का दर्द या चोट लगनी बहुत कम हो जाएगी और दर्द आपका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आज की बात को मैं समाप्त करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको जब शुरुआत हुई थी हमने बताया था कि अब जो नया कोरोना का आएगा, कोई भी चेंज होकर आएगा। अब आया है डेल्टा, खतरनाक है। बुखार के साथ साथ हार्ट, दिमाग, गुदा, यहाँ पर इसका असर हो रहा है। मैंने ये सारी बात आपको बता चुकी जी। ये वेरिएंट फैल रहा है। 1500 के करीब पूरे देश के अंदर ऐसे लोग मिल चुके हैं।
18 से 150 लोगों के करीब मुझे पता जो चला है डेटा से 150 लोग हिंदुस्तान में मरे हैं। ब्रिटेन के अंदर ये बहुत तेजी से फैला और लगभग 24,000 लोग वहां बीमार पड़े हैं। आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। जिन्होंने 2 वैक्सीन भी लगवा ली है, यानी कि दोनों वैक्सीन लगवा के 15-20 दिन, महीना पर 2 महीना हो गया, उन्हें भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन्हें वैक्सीन लगी है उसको भी ये बख्शेगा नहीं। ठीक है, आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपने मास्क को लगाइए। लोग, सरकार कहती है 2 मास्क लगाओ, वो आप जाने, लेकिन एक अच्छा मास्क जरूर लगाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ में जो सैनिटाइजर की जगह अगर आप साबुन से हाथ धोएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन अपने रात को सोते हुए अपने हाथ पे ग्लिसरीन या गोले का तेल जरूर लगाएं। अपने नथुनों में, अपने कान में, अपनी नाभि में गोले का तेल या सरसों का तेल जरूर लगाएं, उससे भी आपका बचाव होगा। आप सुबह के वक्त में लंबे लंबे सांस लें, कम से कम 5 मिनट, और उसको धीमे धीमे छोड़ें, तो भी आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे आपके जो लंग्स है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएगा। सुबह उठने के बाद यदि तेज गर्म पानी पीते हैं तो आपका लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं एक दवाई बताना चाहता हूँ सरकार साहब, अगर आप इजाजत दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास पिछले 15 दिन से ऐसे लोग बहुत मेरे पास फोन आए हैं कि जी हमारा पेट बहुत खराब रहता है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि उनको अगर गैस बहुत बनती है और खाना खाने के बाद उनको एसिड बहुत बनता है, तो उनके लिए एक दवाई बता रहा हूँ। उसको उनको करना ये चाहिए कि प्राइफेन के अंदर 200 ml पानी रखें। जब वो खोलने लगे उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालें, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालें। जब वो थोड़ा उबल जाए, ये नहीं कि आधा पानी रह जाए, नहीं, जब वो थोड़ा उबल जाए तो उसको छान लें। जीरा और दालचीनी अपने भोजन के अंदर सब्जी के अंदर यूज कर लें और उस पानी को ठंडा होने दें। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके अंदर 4 बूंद नमक की, चाहे 4 बूंद नींबू की, और अपने स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक या काला नमक डाल दीजिए और उसको सिप करके पीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर आराम आ जाएगा, आपको बनने वाले एसिड खत्म हो जाएगा, और साथ में जो आपका अपच है, जो आपके पेट क्रियाशील नहीं है, वो क्रियाशील रहने लगेगा और आप शायद बहुत सारे सुख महसूस करेंगे कि ये क्या हुआ, अचानक घर का बना हुआ दवाई। क्योंकि जितनी भी ये आयुर्वेदिक या इंग्लिश दवाई है, इसके अंदर आयुर्वेदिक ही कामयाब है। क्योंकि जो भी हम लोग दवाइयां लेते हैं इंग्लिश, उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं जी। इसके अलावा जिनको माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द अक्सर बनता है, उन्हें शाम को छिपता हुआ सूरज 2 मिनट देखना चाहिए। तो 2 मिनट के सूरज देखने से उनको माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा 15-20 दिन भी कर लिया तो सालों तक उनको माइग्रेन नहीं होगा। ये 2 उपाय आज मैं आपको बता, और निश्चित तौर से जब आम जनता को लाभ होगा तो वो जरूर आपको जरूर बताएगी, अपना कमेंट जरूर लिखेगी कि आज हमें ये लाभ मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग मुस्कुराहट से भरपूर रहे। आप अपने परिवार के लिए मुखिया हैं, सरकार के लिए नंबर। प्लीज केयर योरसेल्फ एवरी डे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ दिन, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो। शब्बा खैर। जय श्री राम, जय मां भारती। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सारा समय देने के लिए, इतनी सारी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, और आज हमारे दर्शकों को उनका भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही साथ उनको वो उपाय भी बताने के लिए जिससे उनके जीवन में कुछ बेहतरीन बदलाव हो सकते हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई भविष्यवाणियों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।